तो क्या हो अगर मैं बोलूं कि अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है पूरे चैप्टर को बड़ा डिटेल में जाके पढ़ने की। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो जितना ये टर्म इजी लगता है सुनने में उतना ही उसका मीनिंग भी है। कैसे देखते हैं? तो यार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना कैसे चालू करें। देखिए ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट टर्म आता है इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि हमारा भारतवर्ष, बिकॉज हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत को एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमारा भारतवर्ष जो हमारा हिंदुस्तान है वो किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिकली कनेक्टेड है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी, हाउ इंडिया इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें सीखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं इंडिया को। So now India will be termed as a normal resident. नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब हो गया लोकलाइट। हम इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं एक वो वैसी जगह जहां से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करना चालू करने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने के लिए इंडिया को रखा सेंटर में। अब इंडिया जो है वो बाकी पूरी दुनिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, वहां पे बैठे किसी इंसान के साथ, किसी के साथ भी, आपके परिवार के साथ, कोई भी हो, मैं यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा। अगर किसी भी तरीके से आप उनके साथ कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं सम और द अदर वे दैट कैरीज सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में जिस चीज की भी वैल्यू हो, चाहे भले ही आपने कोई गिफ्ट भी भेजा हो, ये सारी चीजें काउंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो मैं इंडिया को नॉर्मल रेसिडेंट काउंट कर रहा हूं। ऑब्वियसली भारत जाके तो वहां पे ट्रांजैक्शन करेगा नहीं, मतलब भारत कोई ऐसा एक ह्यूमनली एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा? मतलब अगर भारत के अंदर से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं? चलिए आइए उनको देखते हैं। तो भारत के अंदर से तीन लोग जो ऐसे, मतलब जनरलाइज्ड वे में अगर मैं बोलूं तो तीन ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या गिफ्ट शेयरिंग कर सकते हैं जिसका मॉनेटरी बेसिस है। कौन कौन हो गए? इंडिविजुअल्स हो गए, फर्म्स हो गई, यानी कंपनीज को हम ले लेते हैं जो कंपनीज इंडिया से बाहर गुड्स को सेल करती है या रॉ मटेरियल के तौर पे वहां से गुड्स परचेज करती है, वो हो गई। और भारत सरकार है, भारत सरकार भी काफी चीजें फॉरेन से मंगवाता है, हैवी मशीनरीज हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, मिलिट्री आइटम्स हो गए, ये सारे भारत कहां से मंगवाता है? बाहर से मंगवाता है। तो ये तीनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं भारत को, जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट है। और ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ चीजें खरीदने में या चीजें बेचने में। अब दिमाग में पहला सवाल, सर अगर मैं इंडिया के अंदर कोई चीज खरीद बेच रहा हूं तो क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है? नहीं है। मैंने आपको क्लियरली बताया जब हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है तो वो चीज किसके अंदर आती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है। इंडिया के अंदर क्या चल रहा है? दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाई? मैं वो भी क्लियर करूंगा। पहले इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब ये जो नॉर्मल रेसिडेंट है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा। कैसा इंटरेक्शन करेगा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेगा। इंटरेक्शन मतलब जो भी इंटरेक्शन होगा हमारे भारत का, जो कि क्या है नॉर्मल रेसिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो होगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। मतलब कोई भी ऐसा आइटम हो जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो उसको आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट लेके चलना है। जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको लेके मत चलो। टूरिस्ट होगा, ये सब होगा, ये उसका पार्ट नहीं होते। लेकिन हाँ, कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई गिफ्ट आइटम ऐसा भेज रहे हो, अब जैसे माइकल शूमाकर ने सचिन तेंदुलकर को फेरारी गिफ्ट की थी, यस दैट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज इट कैरीज सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब क्या सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में सिर्फ वही चीज आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है? नहीं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो पूरा एक फुल फ्लेजेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। मैं फिर से बोलूंगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो एक फुल फ्लेजेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपने डबल एंट्री पढ़ी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ, यहीं पे रुकना, आराम से, बिल्कुल यहीं पे रुकना और मेरी बात ध्यान से सुनना। और वो बात सिंपल सी ये है
कि इसमें भी एक अकाउंटिंग सिस्टम लगता है, और मैं जो नोट करने जा रहा हूं उसको दिमाग में बिठा लेना अगर चाहते हो कि पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। लिख रहा हूं मैं भाई, इकोनॉमिक्स और अकाउंट साथ में पढ़ते पढ़ते ना ये फायदा हो जाता है कि आपको समझ में आने लगता है कि इकोनॉमिक्स में भी अकाउंट्स के फंडे कैसे लगे हुए हैं। अब देखना आराम से, मैंने आपको बोला कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, और वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट चलता कैसे है, वो बोलता है कि जो भी हमें फायदा होगा, मतलब वॉट एवर इनकम वी आर गेटिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट डजंट मैटर हाउ वी आर गेटिंग, वॉट एवर मनी वी आर गेटिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनकम वी आर गेटिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पैसा भारत के अंदर आना चाहिए। जितना भी पैसा भारत के अंदर आ रहा है उसे क्रेडिट दिखाओ। जितना भी पैसा भारत से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जा रहा है, क्योंकि मे भी हो सकता है ना हमने कुछ खरीदा हो, भाई अपन इतने अमीर तो है नहीं, अपन को चीजें लेनी पड़ती हैं, और जब अपन को चीजें लेनी पड़ती हैं तो पैसा खर्च करना पड़ता है, और जब बाहर जाके पैसा खर्च कर रहे हो तो वो खर्चा है। तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये चीज याद है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। चलो क्या करा हमने, सबसे पहले याद करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जो कि कैरी करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, किसके बीच में, नॉर्मल रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, अगर इतना ही आसान होगा तो कैसे चलेगा। तो चलो इलैबोरेट करना चालू करते हैं कि वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन से हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो चालू करते हैं पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से, जो कि सबसे सिंपल है और सबको बड़े आसानी से आता है, कि इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो एक कॉमन एक बिहेवियर है वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यस, तो सबसे पहले ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं इनको इलैबोरेट करते हुए आइटम्स में डील कर रहे हैं अपन। सबसे पहले आते हैं हम विजिबल आइटम्स में। क्या होते हैं ये विजिबल आइटम्स? देखो यार, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, फिर से मैं वही बोलूंगा, बार बार रट रहा हूं कर रहा हूं, लेकिन समझना जरूरी है। जो विजिबल आइटम्स हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर काउंट होते हैं वो आइटम्स हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट आर विजिबल आइटम्स। और जनरली जो मेरी भाषा कहती है, जिस तरह से मैं जानता हूं, ये होते हैं जनरली हमारे गुड्स। सर्विसेज नहीं होती है, सर्विस को छू नहीं सकते हो। अगर एक प्लम्बर आया है नल सुधारने के लिए तो ठीक है, समझ गए ना। तो क्या हुआ, यहां पर विजिबल आइटम्स के अंदर कौन आ जाएंगे, गुड्स आ जाएंगे। गुड्स क्या होते हैं, जिनको आप बेचते या खरीदते हो, मतलब दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द प्रॉफिट मोटिव। अगर एक मैकडी जैसी कंपनी अगर इंडिया में आ रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया में सेल कर रही है, तो उसका मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, एंड दैट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स के अंदर क्या आ गए, गुड्स आ गए। कोई भी कंपनी, आराम से सोचो, कोई भी कंपनी इंडिया में आके अगर गुड्स बेचती है, या कोई भी कंपनी इंडिया से बाहर जाके गुड्स बेचती है, तो उसका रीजन क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। तो मैं कह सकता हूं विजिबल आइटम्स के अंदर प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत अभी ऐसी कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि अपन को अति होशियार बनना है तो अपन ने समझ लिया कि विजिबल आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब दूसरे आइटम्स कौन से होते हैं, ये तो हो गए विजिबल आइटम्स। सेकंड काइंड ऑफ आइटम्स होते हैं ये इनविजिबल आइटम्स। क्या हैं, ये वो सर्विसेज हैं बेसिकली जो कि विजिबल आइटम्स को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के काम आती है। अगर 11वीं कक्षा में थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी तो एक इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सपोर्ट प्रोसीजर करके था, बिजनेस स्टडीज में था, और वो बहुत बेसिक चीज बताता था। अगर आपको भारत देश, जैसे वी आर इन इंडिया, अगर इंडिया से कोई भी चीज बाहर बेचनी है तो उसके लिए आपको पहली चीज इंश्योरेंस जरूरी था, दूसरा एक बैंक जरूरी था, तीसरा हाँ भाई जहाज, शिपिंग भी जरूरी था। तो क्या हुआ, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड शिपिंग, ये हो गए इनविजिबल आइटम। अब ये इनविजिबल आइटम्स क्यों हैं, क्योंकि ये पार्ट होते हैं सर्विसेज के, और सर्विसेज जो होती हैं दैट कैन बी फेल्ट बट दे कैन नॉट बी सीन। आर सीन इन द सेंस आई मीन टू से दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो यार गुड्स काय के अंदर आ गए, विजिबल आइटम्स के अंदर आ गए। जो सर्विसेज हैं वो आपकी इनविजिबल आइटम्स के अंदर आ गई, जो कि होती है इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग। जैसे ही हमें ये दो चीजें पता चल गई, हम उस क्राइटेरिया से निकल गए जहां पे हम जानते थे कि यार ये चीजें तो जनरली होंगी, ऑब्वियस सो है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो बेसिक चीजें आ गई, पहला आ गए विजिबल आइटम्स, दूसरे आ गए इनविजिबल आइटम्स। तीसरा आइटम कौन सा होता है, देखना, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब ये क्या होते हैं, आप एज अ नॉर्मल रेसिडेंट
आपके जो मित्र बैठे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में, फैमिली मेंबर्स जो बैठे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में, आप उनको कभी कभार गिफ्ट्स भेज देते हो, कुछ रेमिटेंस वगैरह भेज देते हो, मतलब वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं। यहां पे टू वेज था, आप गुड्स खरीद रहे थे तो आप पैसे दे रहे थे, आप सर्विसेज अवेल कर रहे थे तो पैसे दे रहे थे, या सर्विसेज दे रहे थे तो पैसे मिल रहे थे, गुड्स बेच रहे थे तो पैसे मिल रहे थे। लेकिन यहां पे जब आ जाते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स पे, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर बड़ा क्लियर है कि ये वन साइडेड है। अब वन साइडेड का मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर आप कोई ना कोई गिफ्ट आइटम रिसीव कर रहे हैं, कोई रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी गिफ्ट आएगा तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्म्स में होगा, उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी। और क्योंकि मैं बोलता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ मनी, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आएंगे इसके अंदर। और क्योंकि इन पे कोई फर्दर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स नहीं करने पड़ते हैं, ये सिर्फ एक तरीके से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ऑल्दो इट कैरीज मॉनेटरी वैल्यू, यस दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और क्योंकि ये जो ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो होते हैं, ये वन साइडेड होते हैं, इसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं होता। कोई भी गिफ्ट दे रहा है तो वो बदले में कुछ नहीं मांगेगा, सो दैट इज व्हाई इट इज वन साइडेड ट्रांसफर्स। इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, वो कहलाता है अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स। ठीक है भाई, तीन चीजें सीख ली। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ना चालू किया तो शुरुआत कहां से हुई थी? आराम से, देखो दिमाग नहीं खा रहा, लेकिन अगर चाहते हो कि ये कुछ आधा पौन घंटा जो भी है, अगर मेरे साथ मतलब बेसिकली चाहते हो कि ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आ जाए, तो बार बार रिवाइज तो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं कहां से? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक नॉर्मल रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में है। क्या है ये? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जो किस बिहेवियर पे चलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, अब ये अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो इट इन्वॉल्व्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, मतलब जितने भी हो सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारे के सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होते हैं। यहां तक समझा? इसके अंदर फिर हमने देखना चालू किया कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जो हो सकते हैं। पहला हमें पता चला विजिबल आइटम्स, दूसरा पता चला इनविजिबल आइटम्स, तीसरा पता चला यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। विजिबल के अंदर हमने सीखा गुड्स आते हैं जो कि हम बेचते या खरीदते हैं, एंड जो उसके पीछे मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमने दूसरा किया इनविजिबल आइटम। अगर मुझे भारत से किसी दूसरे देश में कोई भी गुड्स को सेल करना है या किसी भी गुड्स को मंगवाना है, तो बिना इनविजिबल आइटम्स के वो चीज पॉसिबल नहीं है। दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग। उसके बाद क्या आ जाते हैं हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स पे। वो क्या कहते हैं? ये एक गिफ्ट्स, रेमिटेंस वगैरह जो होते हैं, जो एक नेशन से दूसरे नेशन में भेजे जाते हैं, इसको भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इट कैरीज इकोनॉमिक वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, थक गए, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, और वो है कि ये तो हो गए छोटी मोटी चीजें जो कि डेली बेसिस पे चलती हैं। सोच के देखना, अगर पढ़ना है तो फिर वही बात सोच कर देखना, क्या गुड्स हर वक्त हर समय बेचे खरीदे जाते नहीं होंगे? बिल्कुल खरीदे बेचे जाते होंगे। क्या उन गुड्स को खरीदने बेचने जो कि रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, नाउ एंड देन चलता रहता है? ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस बोलेगा हाँ इस साल खरीद लिया, अब 10 साल बाद देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पे अगर गुड्स हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे दो नेशंस के बीच में बाय एंड सेल होते रहते हैं। डजंट मैटर वो गवर्नमेंट है, फर्म है, इंडिविजुअल है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा। इनविजिबल आइटम, ऑब्वियसली गुड्स को हाथ में लेके तो जाओगे नहीं दूसरे देश में, कैसे जाओगे? विद इनविजिबल आइटम्स, विद दीज सर्विसेज इट मेक्स इट पॉसिबल कि विजिबल आइटम्स दो नेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सके, बाय एंड सेल हो सके। तो ये दोनों रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि 10 साल में एक ही बार गिफ्ट भेज सकते हो, तो यानी ये जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं ये भी रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं तीनों का नेचर जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, ये तीन जो आइटम्स हैं जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का पार्ट है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से भी अगर सोचता हूं तो मुझे ये मालूम है कि ये तीनों रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। और रेगुलर बेसिस की चीजों को मैं नाम दे सकता हूं करंट। करंट मतलब रिकरिंग नेचर, रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली चीजें। ठीक है, तो ये इसलिए तीनों पार्ट होते हैं करंट अकाउंट का। तो मुझे पता चल गया ये तीनों पार्ट हैं करंट अकाउंट का। ठीक है, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हो गया। करंट अकाउंट का मैंने क्यों बताया? बिकॉज ये तीनों आइटम्स रिकरिंग बेसिस के हैं, रेगुलर बेसिस के हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं, और अगर रेगुलर नहीं होते तो करंट नहीं होते। ठीक है, जैसा मैं बात कर रहा था, इसके अंदर अभी एक आइटम और बचा हुआ है जो कि रेगुलर नेचर का नहीं है। घर में कार होगी, घर में गाड़ी होगी, दोनों नहीं होगा तो घर तो होगा ही होगा, घर में तो रह ही रहे होगे। अब एक बात बताओ, आपका जो घर है अगर वो आपका खुद का है और अगर आप उसमें रह रहे हो,
तो ये आप भी जानते हो कि आप उसको रोज तोड़ते और बनाते नहीं हो, इट इज अ परमानेंट थिंग। अगर आपने कोई कार खरीद ली है तो इस पर्पज से नहीं खरीदी थी कि बेचना है 2 दिन बाद, आपने इस पर्पज से ली थी कि उसको यूज करना है, डजंट मैटर खुद यूज करोगे या टैक्सी में लगा दोगे। कहने का मतलब ये है, देयर आर सर्टेन आइटम्स दैट वी एक्चुअली बाय फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दोज आइटम्स आर बेसिकली ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर के क्यों होते हैं? कैपिटल वर्ड ही वहां आ जाता है जहां पे लमसम अमाउंट लगती है। लमसम पैसा जहां भी लगा दो ना वो कैपिटल है। अब तुमने भले ही किसी भी चीज में लगाई हो, तुमने एक बहुत महंगी बाइक खरीदी हो, बहुत महंगी कार खरीदी हो, बहुत महंगी मशीनरी खरीदी हो, व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज इट क्रिएट्स एन एसेट फॉर यू। मुझे एक बहुत अच्छी बाइक पसंद आ गई, मैंने 15 लाख रुपए लगा दिया, हार्ले डेविडसन ली मैंने। दूसरों के लिए वो वेस्ट होगा, मेरे लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मेरे पास जो हार्ले डेविडसन आई है वो हर कोई चीज नहीं है, स्प्लेंडर नहीं है, वो मेरे लिए मेरा एसेट है। और एसेट्स का मतलब आप जानते ही हो, दैट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन करंट एसेट्स ओवर हियर बिकॉज आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। करोड़ों में मैं पैसा लगाने की बात कर रहा हूं जब मैं बात करता हूं कंपनी की। ठीक है, समझ में आया मुझे। तो फोर्थ जो पार्ट आएगा वो एक्चुअल में, पहली चीज तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए है और दूसरी चीज है इट इंक्लूड्स लमसम मनी, इसलिए उसको नाम दिया गया कैपिटल ट्रांसफर्स। अब देखो भाई, मैं उस चीज को इग्नोर नहीं कर रहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है या तो पैसा आ रहा है या तो पैसा जा रहा है। ध्यान से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, समझना चालू करते हैं। गुड्स खरीदते हो तो पैसा जाता है। कहां से खरीदते हो? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। बगल की किराने की दुकान मत सोचना, मैं यहां पे बता रहा हूं भारत और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर गुड्स खरीदते हो तो पैसा जा रहा है, गुड्स बेचते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो पैसा आ रहा है, सर्विसेज अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देते हो तो पैसा आ रहा है, और लेते हो सर्विसेज तो पैसा जा रहा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर, कोई भी आइटम अगर बाहर से आ रहा है तो मॉनेटरी वैल्यू की चीज इंडिया में आ रही है, और कोई भी अगर गिफ्ट भेज रहे हो तो मॉनेटरी वैल्यू की चीज बाहर जा रही है। सेम कैपिटल ट्रांसफर भी वैसे वर्क नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। तो इसमें 2 चीजें होंगी। पहली तो हो गई बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड। आप वर्ल्ड बैंक से ले लो या किसी कंपनी से आपने सोचा कि इन्वेस्टमेंट मंगवा लिया जाए या बोरो कर लिया जाए, तो आपने बोरिंग्स मंगवाई तो इंडिया में पैसा आया। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर क्या बात कर रहे हो यार, वो पैसा बोरो करके आया है, पैसा देना भी तो पड़ेगा ना। अरे तो मैंने कब मना किया, देना होगा, लेकिन अभी तो पैसा आया, और अगर पैसा आया है तो वो सिंपल सी चीज है कि क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के नाम से मान के चलो, या क्रेडिट एज अ लायबिलिटी मान के चलो। लायबिलिटी क्योंकि उसे फ्यूचर में देना है, तो हम तो यहां पे उसे लायबिलिटी मानेंगे। लायबिलिटी है, पैसा आ रहा है, इसलिए बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड यहां पे हम लिख देंगे। एक और चीज क्या हो सकता है? सेल ऑफ एसेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर हम बोल सकते हैं उसको। तो भारत वंश के तौर पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेके रखे हुए थे, अब दैट कैन बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और समवॉट अदर थिंग्स, शेयर्स वगैरह में जो भी पैसा था वो आपके पास रखा हुआ था। आपने क्या किया? पैसा इन द सेंस इन्वेस्टमेंट में बोलना चाह रहा हूं, पैसे के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स आपके पास रखे हुए थे। आपने क्या किया? फॉरेन मार्केट में उसको वापस से जाके सेल आउट कर दिया, तो भी पैसा आएगा। मतलब 2 कंडीशन में पैसा आएगा। एक, अगर आप बोरो करते हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, आपके पास जो भी एसेट्स रखे हुए हैं आप उसे फॉरेन मार्केट में जाओ और सेल आउट कर दो, तो वो भी आपके पास पैसा लेके आएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन होगा क्या? आपने जब लोन बोरो किया है तो जब भी आप उसको रीपे करोगे तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल ट्रांसफर्स का, जो पैसा जा रहा है। लैंडिंग लोन, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को या फॉरेन कंट्री को किसी भी तरह का कोई भी लोन देते हो, फाइनेंशियल हेल्प देते हो, तो वो भी किसका पार्ट है? कैपिटल ट्रांसफर्स का। परचेज ऑफ एसेट्स, ऑब्वियसली अगर आप फॉरेन मार्केट से कोई भी एसेट परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास से पैसा जाएगा। तो मैं यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ ये नहीं कहता है कि पैसा आना आना आना, ये दोनों पर्सपेक्टिव को बताता है कि पैसा आएगा भी तो पैसा जाएगा भी। और ऑब्वियसली ये जो पार्ट है बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ एसेट्स, इससे पैसा आ रहा है इसलिए ये क्रेडिट नेचर है। यहां पर पैसा जा रहा है इसलिए ये डेबिट नेचर है। तो क्या सीखा? फिर से वही, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ध्यान देना, वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट किसके बीच का? बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। किस चीज को लेके? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेके। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है भाई?
विजिबल आइटम्स जिसके अंदर गुड्स आते हैं। दूसरा आइटम कौन सा है? इनविजिबल आइटम जिसके अंदर जादू नहीं, जिसके अंदर क्या आते हैं? बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, वो आइटम्स जिसके बिना विजिबल आइटम्स पॉसिबल नहीं हो सकते दो नेशंस के बीच में। हवाई जहाज भी है ना, तो गुस्सा मत होना प्लीज प्लीज, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या आती है? जो गिफ्ट वगैरह आप शेयर करते हो अपने खास लोगों को जो गिफ्ट देते, अच्छा ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या आती है? बता ही दिया है। चौथी चीज क्या हो जाते हैं? कैपिटल ट्रांसफर्स। व्हाट डज कैपिटल ट्रांसफर्स मींस? जो भी बड़े बड़े एसेट्स आप फॉरेन कंट्रीज से लेते हो या फॉरेन कंट्रीज में बेचते हो या फिर कोई लोन वगैरह आप लेते हो या किसी को लोन देते हो, ये सारी चीजें कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर आती हैं। ये चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं भी हो तो आई होप आप इसे नोट डाउन कर रहे होगे। मैं आपको कुछ मोमेंट दूंगा इसको नोट डाउन करने का, लेकिन अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट एट द एंड ऑफ द डे हमारी किस्मत जैसा है, बैलेंस कभी नहीं हो सकता, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। मैंने सिखाया क्या आपको डबल एंट्री सिस्टम में कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मैंने क्यों सिखाया? उसका रीजन था क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भारत का, तो मुझे नहीं लगता कि सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, और नहीं भी होता फॉर अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि भारत का सरप्लस है, भारत का नेगेटिव ही जाता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? जब हमारे खर्चे और इनकम साथ साथ में, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। होगा क्या? या तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, मतलब भारत की इनकम ज्यादा होगी और भारत के खर्चे कम होंगे इन चारों के कारण। तो अगर, फिर से बोल रहा हूं, अगर मेरी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो सरप्लस हुआ। सरप्लस मतलब क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो सरप्लस, अगर मैं सरप्लस बीओपी की बात करता हूं तो उसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और अगर डेफिसिट है तो ऑब्वियसली मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा हैं और मेरी इनकम कम है, तो वो कौन सा कहलाएगा? डेबिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी डेफिसिट बीओपी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको ये बेसिक फंडा अकाउंट्स का तो आता ही होगा। अगर ये आता है तो आपको मालूम है कि क्रेडिट फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है। तो अगर मैं दूसरा नाम ले लेता हूं फेवरेबल अनफेवरेबल, तो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सरप्लस का मतलब और डेफिसिट का मतलब कोई परेशानी नहीं, इसलिए मैंने आपको ये यहां पे लिखवाया था ताकि आपके दिमाग में चला जाए। चलिए ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अकाउंट वाली चीजें कौन सी होती है? मैं बता ही चुका हूं तो आपको याद ही है। ये तीनों चीजें, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये तीनों चीजें करंट है। करंट क्यों है? क्योंकि ये रेगुलर होती हैं, रिकरिंग होती हैं, डे टू डे है, मंथली है। अब गिफ्ट रोज नहीं मिलते हो, तुम्हें नहीं मिलते होंगे, किसी और को मिलते होंगे, जलो मत। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी रेगुलर बेसिस पे हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल ट्रांसफर एकदम बिल्कुल अलग ही दुनिया में है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं होगा। आप लोन रोज नहीं दोगे, आप एसेट्स रोज नहीं खरीदोगे। ये ट्रांजैक्शंस वंस लाइक इन 10 years, 5 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years, समटाइम्स मे बी 20 years भी हो सकता है। 20-10 सालों में कभी एक बार होते हैं, तो इसलिए इनको कैपिटल ट्रांसफर्स बोला जाता है, कैपिटल नेचर का बोला जाता है। इसलिए कैपिटल ट्रांसफर्स को कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना गया। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है। करंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको 3 चीजें सिखाई, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल। कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने आपको एक ही चीज सिखाई, कैपिटल ट्रांसफर्स, जिसके अंदर मैंने आपको बोला बोरोइंग्स। ध्यान से सुनना, बोरोइंग्स और सेल ऑफ एसेट्स। अगर मैं इसको और इलैबोरेट करूं तो उसके लिए मैं चाहूंगा आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इस पूरे चार्ट को उतारो, क्योंकि मैं इसको हटाकर अब आपको कुछ और बताने वाला हूं। मैं जा रहा हूं। So if you like our videos, hit the like button, subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercebaba.in। और हाँ, आखिर में अगर आपको सारे नोटिफिकेशंस चाहिए कॉमर्स बाबा से, तो वो घंटा दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।